हेलो बच्चों, मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपके लिए स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ। आज के लेक्चर के कंटेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ईओडोमेट्री। पहला टॉपिक दिखाई दे रहा है, ईओडोमेट्री। बच्चों, ईओडोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत तंग करता है, तंग करके रखा हुआ है इसने बच्चों को। तो आज जरा इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है, फेयरली इजी टॉपिक, वेपर डेंसिटी। तीसरा है अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इन तीनों में से जो सबसे डिफिकल्ट बढ़िया टॉपिक है कौन सा है, ईओडोमेट्री, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले ईओडोमेट्री को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट वे। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी चीज को समझना ना, एग्जाम्पल समझ लो। अंग्रेजी की डेफिनेशंस ना सुनने में अच्छी लगती हैं बट समझने के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ईओडोमेट्री, ईओडोमेट्री के अंदर हम एक चीज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ईओडोमेट्री ट्यूब। ईओडोमेट्री ट्यूब यूज करते हैं। अच्छा जी, इसकी कुछ स्पेशलिटी है क्या? ईओडोमेट्री ट्यूब की कोई स्पेशलिटी है? हाँ, वी ट्राई टू कीप टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। अरे अरे अरे, ये क्या बोल दिया? बिल्कुल सही समझा आपने। इस ट्यूब के अंदर, इस रिएक्शन, इस ट्यूब के अंदर जो भी कहानी होने वाली है उसका हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखने वाले हैं। वी ट्राई टू कीप, चेंज होता रहता है बट हम कोशिश करते हैं कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे। बात समझ आ रही है? अच्छा, और कुछ आप जानना चाहेंगे ईओडोमेट्री के बारे में? ठीक है। रिएक्शन अकर्स इन, अ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द ट्यूब, द ईओडोमेट्री ट्यूब। ईओडोमेट्री ट्यूब के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। आज तक हमने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के, कभी भी केमिकल रिएक्शन की बातें नहीं की। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। जनरली ऑक्सीजन आप ज़्यादा लेते हो, कभी भी कोई कंबशन रिएक्शन करना है। कंबशन रिएक्शन मतलब किसी चीज़ को कंबस्ट करना है, आग लगानी है, तो आप जनरली एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगाते हो। तो कंबशन रिएक्शन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, ठीक है। जनरली ऐसी कुछ कहानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक एग्जाम्पल लिखूंगा मैं। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं? CXHY, गैशियस है, ठीक है। और इसके साथ आपने रिएक्शन किसका किया? ऑक्सीजन का किया, वो भी गैस होती है। क्या बनता है आपको पता है? हाइड्रोकार्बन को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि गैस होती है। और अगर रूम टेम्परेचर पे सब कुछ हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू मेंटेनिंग टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, तो वाटर जो बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा। यहां तक एग्री करते हो? ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्या करते हैं, आइए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड कार्बन का नंबर x है, तो आइए राइट हैंड साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड के आगे एक ऐसा कॉफिशिएंट लगा दें जिसके कारण लेफ्ट साइड कार्बन का नंबर और राइट साइड कार्बन का नंबर सेम हो जाए, जो कि x है। सिमिलरली हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन का नंबर y है, तो राइट हैंड साइड हाइड्रोजन का नंबर भी y होना चाहिए। तो कॉफिशिएंट इसका माय फ्रेंड्स y/2 बनता है। नाउ द ओनली अनबैलेंस्ड स्पीशीज विच इज लेफ्ट इज ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर दिया हमने, ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड आपके पास टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 2x + y/2, है ना। अब ध्यान से चेक करेंगे टोटल ऑक्सीजन राइट साइड कितने मिल रहे हैं? 2x, यहां से 2x मिल रहे हैं और यहां से कितने मिल रहे हैं? y/2। तो यहां पे कॉफिशिएंट क्या होगा सच दैट सब कुछ मैच कर जाए? कॉफिशिएंट होगा x + y/4, ये कोफिशिएंट होगा। तो नाउ दिस इक्वेशन, अ जनरल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बैलेंस्ड। इसको आप क्या बोलोगे बच्चों? ये एक जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है।
तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक हमने बस ये समझा है कि एक यूडोमेट्री ट्यूब होती है, यूडोमेट्री किसके अंदर परफॉर्म की जाती है, यूडोमेट्री ट्यूब के अंदर। और यूडोमेट्री ट्यूब के अंदर हम क्या क्या करते हैं, एक तो टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू कीप टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। ऐसा नहीं है हमेशा कांस्टेंट रहता है, बीच में टेम्परेचर बढ़ भी गया तो वापस नीचे आ जाएगा, वैसी फीलिंग है ना। हम वापस से वो टेम्परेचर अचीव करने की कोशिश करते हैं, जनरली ये चीज होती है, ठीक है। अगला, एक यूडोमेट्री ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। अभी तक हमने रिएक्शंस की बात नहीं की थी, किस टाइप का रिएक्शन होता है, एक कंबशन रिएक्शन होता है। जैसे कोई एग्जांपल है, हाँ बिल्कुल ये नीचे दिया तो है, ठीक है। तो इस तरीके का रिएक्शन जनरली यूडोमेट्री के अंदर होता है, यूडोमेट्री ट्यूब के अंदर होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा जरा इसके साथ थोड़ा ना इगड़म तिगड़म करते हैं। इगड़म तिगड़म का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो CXHY के नीचे मैं 1 मोल लिख रहा हूं। दैट मीन्स अगर मुझे इसके 1 मोल को कंबस्ट करना है, अगर इसके 1 मोल को कंबस्ट करना है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए माय फ्रेंड्स, X प्लस Y/4 मोल, ठीक है, X प्लस Y/4 मोल। आई एम फॉलोइंग स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, प्लीज रिमेंबर, कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो X प्लस Y/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। 1 मोल हाइड्रोकार्बन के साथ X प्लस Y/4 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट होगी। क्या चीज बनेगी, X मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और Y/2 मोल वाटर बनेगा। एग्री करते हैं? बिल्कुल करते हैं, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज समझेंगे कि अगर 1 मोल है तो इसकी कुछ वॉल्यूम होगी, ऑब्वियसली गैस है ना, गैस की कुछ वॉल्यूम होगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बताता हूं कि PV इज इक्वल टू NRT, नीचे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके वापस ऊपर आएंगे, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, N इंटू RT/P, एग्रीड। PV इज इक्वल टू NRT, तो अगर वॉल्यूम निकालनी हो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, N इंटू RT/P करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसके साथ करना पड़ेगा 1 इंटू RT/P। अब ये जो पूरी क्वांटिटी आ गई है ये लीटर्स में आ गई है, इसके साथ भी X प्लस Y/4 इंटू RT/P करना पड़ेगा। ये पूरी क्वांटिटी लीटर या फिर मिलीलीटर में बोल दो, अभी लीटर में बोल दो। सिमिलरली ये X इंटू मतलब RT/P से मल्टीप्लाई कर दो आप मोल्स को। R ये नीचे जो लिखा हुआ है आई थिंक समझ तो आ ही रहा होगा कि RT/P से आप मल्टीप्लाई कर दो मोल्स को RT/P से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाती है। वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे, RT/P से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वॉल्यूम आनी चाहिए। बिल्कुल वॉल्यूम आ रही है तो इसके आगे लीटर लिख रहा हूं। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। अब बच्चों RT/P क्या सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का सेम है, सोच के बताओ। क्या R सबका सेम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या R सबका सेम है, यस R सबका सेम है, सबको R से डिवाइड कर दिया। अच्छा क्या टेम्परेचर सेम मेंटेन करके रखा है हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का, हाँ टेम्परेचर भी सेम मेंटेन करके रखा हुआ है, टेम्परेचर भी घट गया, ओहो। क्या यूडोमेट्री ट्यूब का प्रेशर भी सेम होता है, यूडोमेट्री ट्यूब का प्रेशर भी सेम होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इंटरेस्टिंग चीज यहां पे नोट करने के लिए, इसका 1 लीटर इसके X प्लस Y/4 लीटर के साथ कंबाइन होता है, इसके X लीटर बनाता है और इसके Y/2 लीटर बनाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसका 1 मिलीलीटर उसी रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं ना, तो 1 लीटर अगर X प्लस Y/4 लीटर से कंबाइन हो रहा है तो 1 मिलीलीटर X प्लस Y/4 मिलीलीटर से कंबाइन होके X मिलीलीटर और Y/2 मिलीलीटर बनाएगा। इन अदर वर्ड्स यूडोमेट्री में जिस रेशियो में मोल्स कंबाइन होते थे उसी रेशियो में वॉल्यूम भी कंबाइन होगी, बिकॉज RT एंड P आर कॉन्स्टेंट्स। ये बेसिक अंडरलाइंग थीम है यूडोमेट्री की। अगर ये थीम समझ आ गई तो यूडोमेट्री के क्वेश्चंस करने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। बात समझ आ रही है? तो इन यूडोमेट्री एक
जनरल सा नोट लिखेंगे, एक जनरल सा नोट लिखेंगे, इन ईओडोमेट्री क्वेश्चंस, इन ईओडोमेट्री gases combine in same ratio, gases combine in same ratio as they combine in terms of moles. जिस तरीके से उनके मोल्स कंबाइन होते थे उसी तरीके से अब इनकी वॉल्यूम्स कंबाइन होंगी। इन जनरल अगर मैं बिना कुछ सोचे ऐसी आपसे डिस्कस करूं, इन जनरल अगर मैं बोलूं ए गैस है वो बी गैस के साथ कंबाइन हो रही है, 2b गैस के साथ कंबाइन हो रही है टू फॉर्म सी गैस, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे इसका एक मोल इसके 2 मोल के साथ कंबाइन होके इसका 1 मोल बन रहा है, राइट? पहले वाले का 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कंबाइन होके इसका 1 मोल बन रहा है, सी का 1 मोल बन रहा है। तो मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस रेशियो में ये मोल्स कंबाइन होते हैं उसी रेशियो में वॉल्यूम्स भी कंबाइन होती हैं। जैसे इसका 1 मिलीलीटर इसके 2 मिलीलीटर के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मिलीलीटर बनेगा। तो जिस रेशियो में आप मोल्स का एनालिसिस करते थे, जिस तरीके से आप मोल्स का एनालिसिस करते थे उसी तरीके से आप वॉल्यूम का भी एनालिसिस कर सकते हो। बच्चों यहां पे एक चीज नोट करने वाली थी, पीछे शायद हमने थोड़ी सी गलत लिख दी। सिंस दिस वाटर इज लिक्विड, तो यहां पे लिक्विड के लिए ये गलत चीज लिख दी हमने, बिकॉज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज ओनली फॉर व्हाट? गैसेस। लिक्विड के लिए हमने ये सब चीजें गलत लिख दी। जैसे गलती मेरे से हुई है आपसे भी हो सकती है। कभी भी लिक्विड की वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते, गैसेस की वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, लिक्विड की वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते। तो इतना ध्यान दे देंगे, आई थिंक चीजें थोड़ी समझ आ रही हैं। ओके, आगे बढ़े। अब बच्चों एक और नोट लिखेंगे बिफोर वी गेट इनटू द रियल स्टफ, एक नोट और। तो आइए लेट्स राइट दिस वन। अगला नोट, वेरी इंटरेस्टिंग नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। एक CO2 नाम की गैस है, सब जानते हैं। CO2 जो गैस होती है इज एब्जॉर्ब्ड बाय, कौन अब्जॉर्ब करता है? CO2 गैस इज अब्जॉर्ब्ड बाय एल्कलीज लाइक NaOH एक्वस और KOH एक्वस। जो CO2 गैस होती है, CO2 गैस की नेचर मैं आपको बता देता हूं। CO2 गैस की नेचर इज एसिडिक, इट इज एसिडिक इन नेचर। जो CO2 गैस इटसेल्फ होती है वो खुद एसिडिक नेचर की गैस है। अगर वो खुद एसिडिक नेचर की गैस है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? वो ऑब्वियसली बेस के साथ रिएक्ट करेगी। मैं आपको रिएक्शन भी लिख देता हूं। NaOH क्या करता है भाई CO2 के साथ? CO2 एसिडिक गैस है, NaOH बेस है, तो ये बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है। यहाँ पे यू विल गेट, यहाँ पे 2 NaOH लिखोगे, Na2CO3 प्लस H2O। तो दिस इज योर एसिड, एसिडिक गैस है, ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। दिस इज एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। बात समझ आ रही है? तो CO2 गैस को अगर आपको स्क्रब करना है, स्क्रब करने का मतलब है रिमूव करना है, CO2 गैस को अगर आपको स्क्रब करना है तो कौन सी चीज यूज करोगे? CO2 गैस को रिमूव करने के लिए कौन सी चीज यूज करोगे? द आंसर इज सिंपल है। क्या आंसर है? एल्कली, ठीक है, NaOH या फिर KOH, ठीक है। उस सॉल्यूशन के अंदर से CO2 को पास करोगे, CO2 खुद एसिडिक है, एल्कली बेस है, आपस में रिएक्ट करके खत्म हो जाएंगी। अगला पॉइंट इस नोट के अंदर, H2O liquid is produced in a reaction, hence
वॉल्यूम शुड बी निग्लेक्टेड। आई होप ये चीज तो समझ आएगी होगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की है। लिक्विड की वॉल्यूम गैस की वॉल्यूम से बहुत कम होती है, ठीक है। तो H2O लिक्विड अगर बन रहा है तो उसकी वॉल्यूम को हम निग्लेक्ट करेंगे। तीसरा चीज, जनरली O2 is used in excess during combustion। कंबशन के लिए O2 को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूज़ करते हैं मतलब ज़्यादा ले लेते हैं। हमें O2 चाहिए कंबशन के लिए, मान लेते हैं 1 मोल, हमने ले ली 2 मोल्स, तो कुछ अनयूज्ड बचेगी ना, तो जनरली अनयूज्ड O2 बच जाती है, ठीक है। हेंस अनयूज्ड O2, यहां पे लिखेंगे हेंस अनयूज्ड O2 विल बी लेफ्ट। अगर आपने O2 ज्यादा यूज कर लिया है तो उसका कुछ ही पार्ट हमारे काम आएगा, बाकी जो आपने एक्स्ट्रा ले ली है O2 वो कहां जाएगी? अरे वो वहीं पे यूडोमेट्री ट्यूब के अंदर पड़ी रहेगी अनयूज्ड। बात समझ आ रही है? अगला पॉइंट, apart from CO2, NaOH can also absorb Cl2। अगर कहीं पे क्लोरीन बन रहा है तो NaOH मेरा CO2 को तो एब्जॉर्ब कर ही लेता है। इंटरेस्टिंगली CO2 को तो एब्जॉर्ब करता है लेकिन Cl2 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बात आई थिंक सबको समझ आ रही होगी। अब यहां पे एक और पॉइंट ऐड करेंगे, देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड एज एल्कलाइन पायरागोलोल। एल्कलाइन पायरागोलोल नाम है किसी चीज का, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एल्कलाइन पायरागोलोल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब O2। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस नोट का एक एक पॉइंट हमें याद होना चाहिए। अभी हम मेन कोर्स की तरफ जा रहे हैं, अभी स्टार्टर्स चल रहे हैं, ठीक है। मेन कोर्स की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टर चल रहे हैं। अभी आप इन चीजों को अच्छे से समझोगे तो ही मेन कोर्स का मजा आने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूं, CO2 सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है? एल्कली एब्जॉर्ब करती है। अगर मेरे पास CO2 है और मैंने उसको एल्कलाइन सोल्यूशन से पास कर दिया तो मेरा CO2 गायब हो जाएगा। दूसरी तरफ वाटर अगर प्रोड्यूस होता है तो वाटर को की वॉल्यूम कभी कंसिडर नहीं की जाती, बिकॉज वाटर लिक्विड फॉर्म में बनता है। तीसरा पॉइंट, जनरली जो O2 यूज होती है, जो ऑक्सीजन यूज होती है यूडोमेट्री के अंदर, वो एक्सेस में यूज होती है, ज्यादा यूज होती है। तो सिंस एक्सेस में यूज होती है तो थोड़ी बच भी सकती है। अच्छा, अगला पॉइंट, NaOH सोल्यूशन CO2 को तो एब्जॉर्ब करता ही है, लेकिन NaOH सोल्यूशन एक और चीज को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज Cl2, क्लोरीन गैस, ठीक है। अगला, एल्कलाइन पायरागोलोल नाम का एक कंपाउंड होता है, उसको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये काफी सारे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका यूज होता रहता है ड्यूरिंग द क्वेश्चंस ऑफ यूडोमेट्री। आई होप चीजें सबको समझ आ रही हैं। चलिए अपनी हाईलाइट की तरफ चलते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूडोमेट्री। ये विद्या मंदिर के मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी है, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर। बाकी मैंने क्वेश्चन यूज किया है, तो आइए मिलके करते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारा यूडोमेट्री एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो वी हैव टू अटेम्प्ट, मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं, वो 3 क्वेश्चंस करेंगे और अपने यूडोमेट्री को एकदम बढ़िया कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 8.4 मिलीलीटर ऑफ गैशियस हाइड्रोकार्बन ए। अच्छा जी, क्या दिया हुआ है? एक गैशियस हाइड्रोकार्बन, साथ साथ लिखते रहते हैं। एक गैशियस हाइड्रोकार्बन है, मतलब CXHY, ये रहा हाइड्रोकार्बन जिसको उसने ए बोला है, और ये कितना दिया हुआ है बच्चों? 8.4 मिलीलीटर दिया है। इसको आपको बर्न करना है। बर्न करना है किसके साथ? 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ। अच्छा जी, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 50 मिलीलीटर। यूडोमीटर ट्यूब के अंदर आपने इसको बर्न किया, ओके। द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स,
इन दोनों को रिएक्ट किया आपस में, कुछ प्रोडक्ट्स बने, ठीक है। प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर तक कूल करने के बाद द वॉल्यूम इज 37.4 मिलीलीटर, ठीक है। ये प्रोडक्ट की वॉल्यूम कब है? एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वॉल्यूम है 37.4 मिलीलीटर। व्हेन रिएक्टेड विद NaOH, इसको NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया है, द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड टू 3.8 मिलीलीटर, फाइनल वॉल्यूम दिया 3.8 मिलीलीटर। यहां पे एक अंग्रेजी का शब्द है कंट्रैक्टेड टू, कंट्रैक्टेड टू का मतलब है फाइनल वॉल्यूम दिए कि इनिशियल वॉल्यूम इतनी थी, इट कंट्रैक्ट्स टू दिस, दैट मींस इस फाइनल वॉल्यूम तक पहुंच गई है। एक वर्ड यहां पे यूज हो सकता था कंट्रैक्टेड बाय, अगर यहां पे कंट्रैक्टेड बाय यूज होता तो दैट मींस इतने से कम हुई है। बात समझ आ रही है? अभी कंट्रैक्टेड टू यूज हुआ है, दैट मींस मैं यहां पे 3.8 मिलीलीटर को फाइनल वॉल्यूम समझूंगा। तो ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन ले रखी है। आई थिंक चीजें समझ आ रही हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिखता हूं। जनरल रिएक्शन क्या है हमारा? CXHY प्लस O2 gives you CO2 प्लस H2O, ठीक है। ऑब्वियसली बैलेंस करना होगा, हमेशा पहला काम होता है बैलेंसिंग। कार्बन के आगे x, हाइड्रोजन के आगे y/2 और ऑक्सीजन के आगे x प्लस y/4। ये हमने थोड़ी देर पहले भी इक्वेशन देखी थी। इसमें से ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है और वाटर क्या है बच्चों? वाटर है लिक्विड। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे ये कितना है? 8.4 मिलीलीटर। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये 8.4 मिलीलीटर है। और आपने ऑक्सीजन कितना लिया बच्चों? 50 मिलीलीटर। एक चीज आपको समझ आ रही है कि एक्सेस में जनरली कौन सी चीज ली जाती है? एक्सेस में कौन सी चीज ली जाती है? द आंसर इज ऑक्सीजन। कभी भी कंबशन हो रही है तो हमें एक्सेस में ऑक्सीजन लेनी है। एक्सेस में ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, दैट मीन्स दिस विल फुल्ली रिएक्ट एज ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। ऑक्सीजन ज्यादा है इसीलिए ये जो CXHY है पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहां पे CXHY का कोफिशिएंट 1 है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट x है। अगर ये 1 मिलीलीटर रिएक्ट करता है, अगर ये 1 मिलीलीटर रिएक्ट करता है तो CO2 कितना बनेगा? x मिलीलीटर। ये चीज समझ आ रही है? ये कोफिशिएंट्स को देखो जरा, इन दोनों कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करो। अगर CXHY 1 मिलीलीटर रिएक्ट करता है तो CO2 कितना बनता है? x, बिकॉज उसके आगे x लगा हुआ है इसलिए x मिलीलीटर बनता है, ठीक है। अच्छा अगर ये 8.4 मिलीलीटर रिएक्ट कर रहा है, 8.4 मिलीलीटर रिएक्ट कर रहा है तो ये कितना बनेगा उसी हिसाब किताब से बताओ? 8.4 x मिलीलीटर बनेगा। CO2 का हिसाब किताब लग गया है कि अगर मेरा हाइड्रोकार्बन पूरा पूरा रिएक्ट होता है तो CO2 मेरा 8.4 टाइम्स x मिलीलीटर बनता है। अच्छा क्या आप इसी हिसाब किताब से बता सकते हो कि ऑक्सीजन कितना रिएक्ट होता है? आइए जरा हिसाब किताब दोबारा देखें। अगर CXHY 1 है तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? x प्लस y/4। समझ आ रहा है? दैट मीन्स अगर ये 1 मिलीलीटर रिएक्ट होता है, ये कितना रिएक्ट होगा? x प्लस y/4 मिलीलीटर रिएक्ट होगा। आई होप चीजें समझ आ रही है कि अगर CXHY 1 मिलीलीटर रिएक्ट होता है तो ये x प्लस y/4 उसी मोल की रेशियो में रिएक्ट होगा। अच्छा अगर ये 8.4 रिएक्ट होता है तो ये रिएक्ट होगा 8.4 इंटू x प्लस y/4 मिलीलीटर। मेरे ख्याल से चीजें समझ आ रही हैं आपको। कैन यू टेल मी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें होंगी?
प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? प्रोडक्ट के अंदर आपके पास ऑक्सीजन होगा जो कि बचा हुआ है, ठीक है, साथ में CO2 होगा जो कि अभी अभी ताज़ा ताज़ा बना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? जब आपने हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट्स बने। प्रोडक्ट्स के अंदर एक CO2 बना, वाटर को तो कंसिडर करना नहीं है, एक तो CO2 बना और कुछ ऑक्सीजन बचा रह गया। कैन यू टेल मी कितना CO2 बना? ज़रा बताइए कितना CO2 बना? 8.4 x मिलीलीटर। दिस इज कितना CO2 बना। अच्छा, कितना ऑक्सीजन बच गया? इनिशियली 50 था, रिएक्ट कितना हुआ? 8.4 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4। ये समझ आ रहा होगा? इतना ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन लेफ्ट है, ठीक है, और ये CO2 फॉर्म्ड है, ये और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 37.4। प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 37.4। अच्छा, अगर मैंने इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स को NaOH के थ्रू पास किया, अब ये लास्ट वाले चीज में चल रहे हैं, अगर मैंने सारे प्रोडक्ट्स को NaOH के थ्रू पास किया तो कौन सी चीज गायब हो जाएगी? CO2 गायब हो जाएगी। अगर CO2 गायब हो गई तो बची हुई चीज क्या रह गई? ये। दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.8 मिलीलीटर। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। मैं यहां तक दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या चल रही है कहानी। देखो गाइस, एक 8.4 मिलीलीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन था हमारे पास, उसको आग लगाई गई, ठीक है। अब आग जब लगाई गई तो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हो गई। तो जब आपने इस रिएक्शन को ज़रा देखो, जब आपने इस हाइड्रोकार्बन को आग लगाई तो ऑब्वियसली CO2 बना और वाटर बना। वाटर को तो छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? क्योंकि वाटर तो लिक्विड है। मतलब मेन हमारा फोकस किस पे है? CO2 पे है। CO2 बना, CO2 गैस बनी। लेकिन एक चीज और समझो कि जब आपका CXHY रिएक्ट हुआ तो ऑक्सीजन भी कंज्यूम हुई। ऑक्सीजन आपने ज्यादा ले रखी थी, थोड़ी कंज्यूम हो गई, तो दैट मीन्स इतनी सी बच गई, ऑक्सीजन लेफ्ट इतनी है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो टोटल गैसेस कौन कौन सी हो गई? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है? कितनी बच गई वॉल्यूम? वो कैसे निकालोगे? इनिशियल माइनस कितना रिएक्ट हुआ। इनिशियल कितना लिया था? 50 मिलीलीटर, माइनस कितना रिएक्ट हुआ, ये जो नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों को माइनस किया। दिस इज ऑक्सीजन लेफ्ट, राइट हैंड साइड वही लिखा है, दिस इज ऑक्सीजन लेफ्ट। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो यहां से निकाल ली, ये यहां पे लिख दी राइट हैंड साइड। तो ये दोनों ही तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी टोटल वॉल्यूम एज पर क्वेश्चन 37.4 दे रखी है। कहां लिखा है जी? ये लिखा है, प्रोडक्ट्स की टोटल वॉल्यूम 37.4 दे रखी है। अच्छा, दैट मींस इन दोनों की वॉल्यूम 37.4 दे रखी है। इसके बेसिस पे इक्वेशन बन गई, ये दिख रही होगी इक्वेशन। अगर आपके प्रोडक्ट्स की गैसेस को, दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, NaOH के थ्रू पास कर देता हूं तो NaOH क्या करेगा? वो CO2 को गायब कर देगा, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगी। ऑक्सीजन मतलब कितनी? 50 माइनस 8.4 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। तो दैट मीन्स जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है उसकी वॉल्यूम कितनी दे दी? 3.8। तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो चीजें काफी क्लियर समझ आएंगी। एक इक्वेशन तो यहां से बन गई, क्या बन गई? 8.4x प्लस 3.8 इज इक्वल टू 37.4। अब इसको तो सिंपल मैथ्स लगानी है, इसको सॉल्व करोगे तो 8.4x की वैल्यू 33.6 आ जाएगी। x की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाएगी बच्चों? 4। x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 4 को इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 इसी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन? आप ये वाली इक्वेशन ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या इक्वेशन है ये? 50 माइनस 8.4 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 3.8। इसमें ज़रा x को 4 पुट करिए,
y की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसको x में इस इक्वेशन में x को 4 पुट करिए, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। दैट मीन्स CXHY क्या बना, C4H6। दिस इज द कंपाउंड। क्वेश्चन आई गेस समझ आया होगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के। यूरोमेट्री के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बताया है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे मेरे पास आपके पास 2 और क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज बेसिकली इलस्ट्रेशन 10 इन आर मटेरियल, ठीक है। वीएमसी मटेरियल का ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। तो आइए इसकी तरफ थोड़ा ध्यान से देखते हैं। बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 60 मिलीलीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ क्लोरीन एंड एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। आइए जरा इसको पूरा पढ़ते हैं। एक क्लोरीन है और एक ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन है। तो मैं यहाँ पे एक डब्बा बना रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ कि देयर इज क्लोरीन और एक ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, तो ClXOY। इसको बोल देंगे ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, बिल्कुल बोल देंगे। ये कितना दिया हुआ है गाइस, ये दिया हुआ है 60 मिलीलीटर क्लोरीन प्लस एक ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, कितना दिया हुआ है 60 मिलीलीटर। ओके, वर हीटेड एंड कूल्ड बैक, वर हीटेड एंड देन कूल्ड बैक टू द ओरिजिनल टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब हुआ, हीटेड एंड देन कूल्ड बैक, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। जब आपने हीट किया तो ये जो ClXOY है ये डिकम्पोज हो गया। कौन सा रिएक्शन हुआ बच्चों, डिकम्पोजिशन, जिसमें क्लोरीन बना और ऑक्सीजन बना। क्लोरीन कितना बना बच्चों, X/2, बैलेंस कर रहे हैं। ऑक्सीजन कितना बना, Y/2। बात समझ आ रही है? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। आपने एक मिक्सचर लिया था, क्लोरीन और एक क्लोरीन की ऑक्साइड का एक मिक्सचर लिया था। मिक्सचर की वॉल्यूम थी 60 मिलीलीटर। आपने उस मिक्सचर को हीट करके फिर कूल किया, मतलब पहले तो हीट किया तो डिकम्पोज हो गया, फिर वापस कूल किया, मतलब सेम टेम्परेचर पे वापस चले गए। ओके, द रिजल्टिंग गैस मिक्सचर वाज फाउंड टू हैव 75 मिलीलीटर वॉल्यूम। ये लाइन समझ आ रही है? फाइनल गैस मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी है, 75 मिलीलीटर। तो ज़रा यहाँ पे चेक करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ओरिजिनल क्लोरीन की जो वॉल्यूम है उसको x मिलीलीटर मान लेता हूँ। ओरिजिनल क्लोरीन इज x मिलीलीटर, तो ClXOY कितना हो गया बच्चों, 60 माइनस, अच्छा x नहीं लेते, रुको, क्योंकि x ऑलरेडी यूज हो रखा है ना। ऐसा करते हैं, इसको P ले लेते हैं। इसको लेना पड़ेगा 60 माइनस P मिलीलीटर। P समझ आ रहा है कि 60 में से P मिलीलीटर इज ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन एंड 60 माइनस P इज क्लोरीन। तो अगर ये ब्रेक हुआ, ClXOY ब्रेक हुआ, तो ये कितना बनेगा जरा बताना। अगर ये 1 मिलीलीटर ब्रेक होता है, अगर ClXOY 1 मिलीलीटर ब्रेक होता है, तो ये X/2 मिलीलीटर और ये Y/2 मिलीलीटर बनते हैं। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ध्यान दो। ClXOY के आगे 1 लिखा हुआ है, या कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है। तो अगर वो 1 मिलीलीटर ब्रेक होता है तो क्लोरीन X/2 मिलीलीटर बनेगा, ऑक्सीजन Y/2 मिलीलीटर बनेगा। अच्छा, अगर इसी लॉजिक से मैं बोलूं कि अगर ClXOY P मिलीलीटर ब्रेक होता है तो क्लोरीन कितना बनेगा, PX/2 मिलीलीटर, और ऑक्सीजन कितना बनेगा, PY/2 मिलीलीटर। मेरे ख्याल से यहां तक कहानी समझ आ रही है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, इस पॉइंट पे फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, द आंसर इज वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, ओरिजिनली 60 माइनस P प्लस PX/2, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की वॉल्यूम ऊपर वाली और नीचे वाली ऐड किए, देखो ब्लैक सर्कल कर रहा हूं मैं। ये कुछ क्लोरीन इनिशियली प्रेजेंट था और ये कुछ क्लोरीन आपने और पैदा कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करोगे
तो टोटल क्लोरीन की वैल्यू वॉल्यूम आ जाएगी 60 माइनस पी प्लस पी एक्स बाई टू, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करना है तो वो तो एक ही जगह से आएगा, पी वाई बाई टू प्लस पी वाई बाई टू। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ओके तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, द रिजल्टिंग गैस मिक्सचर वाज फाउंड टू हैव 75 मिलीलीटर, तो इसकी वॉल्यूम 75 दे रखी है, तो वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन टू अस एज 75। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑन ट्रीटमेंट विद कॉस्टिक सोडा द वॉल्यूम वॉज कंट्रैक्टेड टू 15 मिलीलीटर। मतलब अगर आप कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करोगे, कॉस्टिक सोडा मतलब एल्कली है, NaOH है, अगर आप कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करोगे तो इन दैट केस कौन सी चीज़ गायब होगी, मैंने आपको नोट में लिखवाया है कि NaOH कैन अब्जॉर्ब CO2 एंड NaOH कैन अब्जॉर्ब Cl2, तो दैट मीन्स Py/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, कि जब आपने इसको NaOH सोल्यूशन से पास किया तो सिर्फ O2 रह गया, O2 की वैल्यू कितनी थी Py/2 मिलीलीटर। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो जब आपने क्लोरीन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को NaOH से पास किया तो सिर्फ ऑक्सीजन रह गया, कितना रह गया Py/2 मिलीलीटर, और Py/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है एज पर द क्वेश्चन, Py/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। Assuming that all measurements were made at same temperature and pressure, deduce the simplest formula of the oxide of chlorine. क्लोरीन ऑक्साइड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको बताना है। आई होप यहाँ तक कहानी समझ आ रही है। तो अब आगे कैसे करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, ज़रा यूज़ करके देखते हैं। इसको ज़रा Py/2 की वैल्यू यहाँ पे डालें, तो इसकी वैल्यू बस यहाँ से यहाँ पे डालें, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 75 इज इक्वल टू 60 माइनस पी, ठीक है, प्लस Px/2, और यहाँ पे क्या लिखें हम 15, है ना। तो 60 प्लस 15 75, 75 कैंसिल, P से P कैंसिल हो जाएगा, वहाँ जाके x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। एक वेरिएबल आपका आ चुका है, वेरिएबल का नाम क्या है x की वैल्यू इज 2। अब आगे y कैसे निकालेंगे, y के लिए तो फंस गए। अरे बताऊं क्यों फंसे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में एक चीज बहुत बड़ी मिस कर दी। क्या मिस कर दी, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या मिस की है, दोनों की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल, दोनों की इक्वल वॉल्यूम, जो क्लोरीन और उसकी ऑक्साइड है दोनों की आपने इक्वल वॉल्यूम लेनी है। दैट मीन्स P की वैल्यू कितनी है 30। ये मैंने सोल्यूशन जनरल दिया है, मतलब किसी भी रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स के लिए ये सोल्यूशन होल्ड करेगा, बट P की वैल्यू 30 पुट करो, P की वैल्यू यहाँ पे 30 पुट करो, आंसर आ गया 30 इंटू y/2 इज इक्वल टू 15। तो 15 यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई, एंड द कंपाउंड इज ClXOY Cl2O। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करना है ये भी समझ आ रहा है। मैं दोबारा से इसको फ्यू सेकंड्स के अंदर रिपीट कर देता हूं। मैंने जनरलाइज सोल्यूशन दिया था, क्या दिया था कि अगर आपके पास एक क्लोरीन है और क्लोरीन की ऑक्साइड है, दो चीज़ें हैं, कहाँ हैं दो चीज़ें, ये दोनों हैं। एक को मैंने ले लिया P, दूसरे को क्या ले लिया 60 माइनस P, बिकॉज दोनों का सम 60 दे रखा था। अब हमने सबसे पहले इसको डिकम्पोज किया तो जो ऑक्साइड वाली चीज़ है ये टूट गई क्लोरीन और ऑक्सीजन में। अच्छा जी, तो क्लोरीन में भी कुछ वॉल्यूम, क्लोरीन कुछ पहले से ले रखा था, आप देख रहे हो ऊपर क्लोरीन पहले से ले रखा था और कुछ क्लोरीन ऐड हो गया, तो टोटल क्लोरीन की वॉल्यूम ये रही, दिख रही है, इन दोनों को ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर आप देखोगे ऑक्सीजन भी कुछ पैदा हुआ, जब ClXOY को हीट किया, डीकंपोजिशन से ऑक्सीजन भी कुछ आया, उस ऑक्सीजन की वैल्यू को यहां पे लिख दिया। दोनों की एडिशन को प्रोडक्ट्स बोलेंगे, उस प्रोडक्ट्स की वैल्यू 75 दे रखी है। फिर इन प्रोडक्ट्स को NaOH के थ्रू पास किया,
NaOH के थ्रू पास करके NaOH ने क्लोरीन गायब कर दी, दैट मीन्स सिर्फ ऑक्सीजन की वैल्यू 15 दे रखी है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, P को 30 लिखना मत भूलना, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि दोनों की वॉल्यूम्स बराबर है, तो P की वैल्यू 30 है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी दिस इलस्ट्रेशन। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। चलिए, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 9 फ्रॉम VMC मटेरियल इटसेल्फ। आइए, 15 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, फिर से आ गया गैसियस हाइड्रोकार्बन आपके सामने, और उसका 15 मिलीलीटर है। कितना दे रखा है बच्चों? 15 मिलीलीटर। रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन 357 मिलीलीटर ऑफ एयर। इसको कंप्लीट कंबशन के लिए, कंप्लीट कंबशन के लिए कितनी एयर चाहिए? कंप्लीट कंबशन के लिए एयर कितनी चाहिए? 357 मिलीलीटर। एक सेकेंड, 357 मिलीलीटर। 357 मिलीलीटर तो एयर की वॉल्यूम है ना। इसमें से ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है? ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है? 21% ऑफ 357 मिलीलीटर, विच इज इक्वल टू 75 मिलीलीटर। दैट मीन्स इस 15 मिलीलीटर के हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन 75 मिलीलीटर चाहिए। तो सबसे पहले तो यार एक चीज तो मैं रिएक्शन लिखता हूँ, बिकॉज मुझे एक इक्वेशन तो सीधी सीधी बनती हुई नजर आ रही है। CXHY प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। एग्री करते हो? बैलेंस जब भी मैं करता हूँ इस इक्वेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे x लिखता हूँ, वाटर के आगे y/2 लिखता हूँ, और ऑक्सीजन के आगे क्या लिखूंगा? x प्लस y/4। ऐसी होती है ना बैलेंसिंग, स्टार्टिंग में सीखा है। अच्छा, अगर इसका 1 मिलीलीटर रिएक्ट होता है तो इसका x प्लस y/4 मिलीलीटर रिएक्ट होता है। इस तरीके से सोचा जाए तो अगर इसका 15 मिलीलीटर लिया है आपने, देखो ना एग्जामिनर ने दे रखा है CXHY कितना लिया हुआ है? 15 मिलीलीटर। तो इसका कितना चाहिए होगा आपको? 15 इंटू एक्स प्लस y/4, जिसकी वैल्यू आपको 75 दे रखी है। आपको यही तो बता रखा है, CXHY को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितना चाहिए? 15 इंटू एक्स प्लस y/4, जिसकी वैल्यू 75 दे रखी है। तो एक इक्वेशन से तो यहीं से बनती हुई नजर आ गई कि x प्लस y/4 की वैल्यू कितनी है? 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, आइए चलते हैं। क्वेश्चन कहां तक पढ़ा है अभी मैंने? इतना, दैट्स इट। 15 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 15 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन 357 मिलीलीटर ऑफ एयर। इतना ही पढ़ा अभी। आगे बढ़ते हैं। एंड द गैसियस प्रोडक्ट्स ऑक्यूपाइज 327 मिलीलीटर। गैसियस प्रोडक्ट्स कितना ऑक्यूपाई करके बैठे हैं? 327 मिलीलीटर। अच्छा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएंगे बच्चों? प्रोडक्ट्स में ये तो कंज्यूम हो गया, ये तो फुल्ली कंज्यूम हो गया, ये प्रोडक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी पूरा पूरा लिया आपने इस बार, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा प्रोडक्ट्स में, और क्या आएगा? वाटर आएगा प्रोडक्ट्स में? नहीं, वाटर तो नहीं आएगा ना प्रोडक्ट्स में। वाटर तो मिलीलीटर मतलब लिक्विड है, लिक्विड आप कंसिडर नहीं करते वॉल्यूम के अंदर। और क्या चीज आएगी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा? और क्या चीज आएगी? अरे एयर में ऑक्सीजन थी कितनी? 75 मिलीलीटर। और एयर रिमेनिंग कितनी है? रिमेनिंग कितनी हो गई? रिमेनिंग सिंपल नहीं है, 357 माइनस करेंगे 75, दैट मीन्स कितनी होगी बच्चों? 282 मिलीलीटर CO2 प्लस रिमेनिंग एयर। तो व्हाट इज रिमेनिंग एयर? कितनी है रिमेनिंग एयर? 282। कितनी है CO2? 15x। प्रोडक्ट्स कितने दे रखे हैं एज पर क्वेश्चन? 327। ये 15x कैसे बोला? आई थिंक अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था, फिर से बता रहा हूं। CXHY के आगे 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे x है। अगर ये 1 मिलीलीटर, तो
तो ये कितना बनेगा, x मिलीलीटर। अगर ये 2 मिलीलीटर तो ये कितना बनेगा, 2x मिलीलीटर। अगर ये 15 मिलीलीटर कंज्यूम हुआ है तो CO2 कितना बनेगा, 15x मिलीलीटर। मेरे ख्याल से चीजें समझ आ रही हैं। इस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू 3 आ जाती है। वही x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 माइनस 3 क्या हो गया, 2, y की वैल्यू 8 आ जाती है। तो C3H8 दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर ये 3 इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लिए ना तो आपकी यूडोमेट्री काफी हद तक हो जाएगी। इट्स वेरी नाइस कि ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन सारे एडवांस लेवल के इलस्ट्रेशन हैं। अच्छे लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल के इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं तो कहानी आसान लगेगी। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं गाइस। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट कंसेप्ट, इट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, चलो आपको वेपर डेंसिटी डिफाइन करके बताता हूं। इट इज डेंसिटी ऑफ अ गैस, it is density of a gas with respect to density of hydrogen at same temperature and pressure। ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, आइए फटाफट देखते हैं। मेरे पास 2 कंटेनर है, ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर। राइट साइड वाला सेकंड कंटेनर, लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट कंटेनर। पहले कंटेनर के अंदर कोई गैस X है। कौन सी गैस है, X, मुझे नहीं पता क्या है वो। दूसरे कंटेनर के अंदर गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। दोनों का टेम्परेचर T है, दोनों का प्रेशर P है। ठीक है, दोनों गैस का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों गैस का प्रेशर भी सेम है। अच्छा, क्या मैं इसके लिए इक्वेशन यूज कर सकता हूं, ये वाली, प्रेशर ऑफ PM इज इक्वल टू DRT। याद आ रही है इक्वेशन, ये एक फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं ये कैसे निकलती है। ये डिराइव होती है PV इज इक्वल टू NRT से। आपको कुछ नहीं करना होता, मोल्स को लिखना होता है। क्या लिखना होता है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू RT। मोल्स की डेफिनेशन यूज की है। व्हाट इज मोल, इट इज गिवन मास विच इज G डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज M। अब PM इज इक्वल टू G बाय V इंटू RT। और वेट पर यूनिट वॉल्यूम को या मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो PM इज इक्वल टू DRT। ये चीज हमने बहुत बार देखी है, पिछले लेक्चर में भी, ट्यूटोरियल में भी, फिर से देख रहे हैं। ठीक है, एनीवे, सो फर्स्ट गैस और सेकंड गैस दोनों के लिए सेम इक्वेशन यूज करिए जरा। इसके लिए P ऑफ हाइड्रोजन इंटू M ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू D ऑफ हाइड्रोजन इंटू R इंटू T ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले केस के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, प्रेशर ऑफ, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा सीधा हो गया, ये मैंने किसके लिए बोल दिया गलती से, ये कंटेनर 2 के लिए बोल दिया। आई होप समझ आ रहा है। हाइड्रोजन गैस तो सेकंड कंटेनर में है ना। फर्स्ट कंटेनर के लिए क्या बोलेंगे, PX इंटू MX इज इक्वल टू DX इंटू RTX। दोनों में R की वैल्यू तो सेम है ना, तो दोनों में R की वैल्यू सेम है, बस बाकी सब वैल्यू वेरी कर सकती है। अच्छा, कौन कौन सी चीजें सेम होंगी दोनों में, मैंने आपको बताया दोनों में प्रेशर सेम है और दोनों में क्या सेम है, टेम्परेचर सेम है। प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। प्रेशर से प्रेशर कट गया, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया, R से R कट गया। DX बाय DH2 क्या आ गया, MX by MH2। What is the molar mass of hydrogen? Molar mass of hydrogen is 2, and this fraction is called as vapor density. It is density of X
gas with respect to density of hydrogen gas. समझ आ रहे हैं? काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये. लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद रहता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2. लोगों को ये सिर्फ फॉर्मूला याद रहता है. ठीक है, लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन लोगों को ये छोटी सी चीज भूल जाती है कि वेपर डेंसिटी एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, मतलब आप पूछ सकते हो, जो लोग आपके आसपास पढ़ रहे हैं या आपसे एक क्लास बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनसे पूछो वेपर डेंसिटी क्या है, बताओ आप. तो बोलेंगे यार वेपर डेंसिटी है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, ये बोल के साइड हो जाएंगे. उसके अलावा किसी को पता ही नहीं होता. काफी कम लोग बेसिकली सोचने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सोचने की कोशिश करो, क्योंकि आपको इस तरीके से ये पता चलेगा. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेपर डेंसिटी, यू नो दैट द वेपर डेंसिटी इज डायमेंशनलेस. ये एक ऐसी डेंसिटी है, इट इज अ डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ये चीज समझ आ रही है? कुछ चीजें हैं जो आपको डिटेल में समझ के पता चलती हैं. ये वेपर डेंसिटी डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि वेपर डेंसिटी होता क्या है, इट इज डेंसिटी ऑफ एक्स गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो दोनों की डेंसिटी की रेशियो है ये, तो डायमेंशनलेस तो हो ही गई ना. मास बाय मास, डेंसिटी बाय डेंसिटी, इस तरीके की चीजें डायमेंशनलेस होती हैं. अच्छा, व्हाट अबाउट टेम्परेचर? अरे टेम्परेचर से टेम्परेचर भी तो कैंसिल ही हो रहा है. अब टेम्परेचर जो मर्जी ले लो, प्रेशर जो मर्जी ले लो, तो आपकी जो ये वेपर डेंसिटी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो. तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हो गई कि वेपर डेंसिटी आपकी जो होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. और फॉर्मूला वेपर डेंसिटी का ये होता है. तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ एक ही चीज याद रखते हैं, जो कि नीचे वाला फॉर्मूला है. ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं क्या किया हमने वेपर डेंसिटी डिफाइन की. वेपर डेंसिटी क्या होती है? इट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, किसी भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन के रिलेटिव आपकी गैस की क्या डेंसिटी है, दैट इज वेपर डेंसिटी. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरी गैस है x, तो डेंसिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इट इज वेपर डेंसिटी. तो मैंने Pm इज इक्वल टू DRT दोनों के लिए लिखा और दोनों को डिवाइड कर दिया. दोनों केस में प्रेशर सेम है, दोनों केस में टेम्परेचर सेम है. प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, तो दो डेंसिटी की रेशियो, दो मोलर मास की रेशियो हो गई. तो यहां से आपका ये फॉर्मूला जरूर आ गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2. यही सबको याद रहता है, यही सब जानते हैं, इसी से खुश रहते हैं. बट अगर सवाल आ जाए किसी और चीज पे, जैसे वेदर वेपर डेंसिटी इज डायमेंशनलेस, यस, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, इट इज डायमेंशनलेस. क्या वेपर डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखोगे ऊपर वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में प्रेशर और टेम्परेचर तो कैंसिल हो रहे हैं. अगर प्रेशर चेंज भी कर दिया फिर भी तो प्रेशर से प्रेशर, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल ही होंगे. दोनों का प्रेशर तो सेम लेना ही पड़ेगा एज पर डेफिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी. दैट्स व्हाई इट्स एन इंडिपेंडेंट थिंग एंड इट इज डायमेंशनलेस. आई होप चीजें समझ आ रही हैं, वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट समझ आ गया हो. बट मोस्टली सबसे ज्यादा यूजफुल चीज तो बच्चों ये फॉर्मूला ही है, मानो ना मानो, है ना. वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी. चाहिए, हम अपने लेक्चर के टुवर्ड्स द एंड पहुंच रहे हैं, थर्ड टॉपिक पे आ गए हैं. थर्ड टॉपिक कौन सा था गाइस? व्हाट वाज द थर्ड टॉपिक? इट वाज मल्टीपल forms of ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन की
मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है, तो फॉर्म 1 कौन सी है, पहली फॉर्म कौन सी है, इट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये सब जानते हैं, इसके ऊपर तो पीएचडी हो गई अब, है ना, कितने लेक्चर से यही तो पढ़ रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अब तो बहुत अच्छे से पता है। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये भी मैंने आपको बता दी है, क्या बताइए, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। अभी डिराइव भी तो की है, कुछ नहीं करना, मोल्स को लिखना है गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स को क्या लिखना है, गिवन मास बाय, मोल्स को लिखना है गिवन मास बाय मोलर मास, इनटू आर टी आ गया। फिर इसको लिख दिया पी एम इज इक्वल टू जी बाय वी इंटू आर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इससे यहाँ पे आ गए, जी बाय वी को क्या लिख दिया, डी विच इज डेंसिटी। दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ये दोनों फॉर्म सबको क्लियर है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। चलिए एक और फॉर्म की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्म 3 बच्चों, ये नई चीज़ है थोड़ी, तो ध्यान देंगे। एक कांस्टेंट होता है जिसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के सिंबल से, एंड इसकी वैल्यू होती है आर डिवाइडेड बाय एन ए। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होती है सब जानते हैं, 8.314। ऐसा यूनिट्स में देख रहे हैं, आर की वैल्यू 8.314 हो रही है। और एन ए की वैल्यू क्या होती है, एन ए इज एवोगैड्रो नंबर, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉर्ट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज आर डिवाइडेड बाय एन ए। जैसे आर पर मोल डिफाइंड होता है, आपको पता है आर क्या होता है, आर के यूनिट्स क्या होते हैं, इट इज जूल पर मोल पर केल्विन। एग्रीड, आर के ये यूनिट्स होते हैं, जूल्स पर मोल पर केल्विन। आर के यूनिट्स यही क्यों होते हैं हमने डिस्कस कर रखा है फर्स्ट लेक्चर में, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, आर के यूनिट्स है जूल्स पर मोल पर केल्विन इन एसआई यूनिट्स। अगर मैं इसको Na से डिवाइड कर दूं तो K के यूनिट्स क्या बन जाएंगे बच्चों, मोल पर मोल है ये, और एक मोल के लिए, ठीक है, 8.314 जूल्स एनर्जी चाहिए एक केल्विन का चेंज लाने के लिए, ऐसे सोचो। तो पर मोल है और इसको मोल से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको मोल से ही डिवाइड कर दिया। अब देखो आर के यूनिट्स क्या होते हैं, आर के यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, आर के यूनिट्स हैं जूल पर मोल पर केल्विन। एवोगैड्रो नंबर के यूनिट्स क्या होते हैं, इट इज नंबर, जो भी मॉलिक्यूल्स है, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज मॉलिक्यूल्स पर मोल। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यही तो होते हैं यूनिट्स। एवोगैड्रो नंबर है तो नंबर, बट सोच के देखो, इट इज मॉलिक्यूल्स पर मोल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर पर मोल। तो एवोगैड्रो नंबर के भी जो यूनिट्स होते हैं, ढंग से देखो, पर मोल ही होते हैं। कि मॉलिक्यूल तो वैसे ही लिख दिया, मॉलिक्यूल कोई यूनिट थोड़ी होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल कोई यूनिट थोड़ी है, ठीक है, वो तो वैसे ही लिख दिया कि जो आर है इट इज जूल पर मोल पर केल्विन। आर जो है वो जूल पर मोल पर केल्विन है, और एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। इतने मॉलिक्यूल्स पर मोल है, तो पर मोल से पर मोल कैंसिल, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के यूनिट्स क्या हो गए, जूल्स पर केल्विन, और ये एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होगा। तो अब अगर आप यहां पे इस इक्वेशन में डिवाइड करो, डिवाइड बाय Na ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एवोगैड्रो नंबर से जरा डिवाइड करके देखो, तो क्या चीज बनेगी, P इंटू एम बाई एन ए, दिस इज इक्वल टू D इंटू R बाई एन ए इंटू टी। ठीक है, m बाई एन ए बिकम्स स्मॉल m, R बाई एन ए बिकम्स k। अब यहां पे k का मतलब क्या है, R बाई एन ए,
K is R by Na, which is equal to 1.38 into 10 to the power minus 23, which is obviously your Boltzmann constant. और दूसरी तरफ स्मॉल m is mass of one molecule. स्मॉल m क्या है बच्चों? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. आप यहां पे चेक करो, जरा यहां पे चेक करो, pm इज इक्वल टू DRT में m का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल, मोलर मास. मास ऑफ वन मोल इज कैपिटल M. उसको डिवाइड कर दिया किससे? Na से, एवोगैड्रो नंबर से. कैपिटल M इज मास ऑफ वन मोल. 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स का मास कितना है? कैपिटल M. बात समझ आ रही होगी? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेट कितना है? कैपिटल M. वन पार्टिकल का वेट कितना है? M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो दिस इज मास ऑफ, ये जो M बाय Na की फ्रैक्शन है, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. तो ये भी एक इक्वेशन बन सकती है. व्हाट इज द फॉर्म 3? इट इज Pm इज इक्वल टू DKT. वेरी लेस यूजफुल बट ओके. इसका यूज थोड़ा कम है, इस पर्टिकुलर फॉर्म का यूज थोड़ा कम है. तो मैंने आपको 3 फॉर्म्स बताई हैं आइडियल गैस इक्वेशन की. पहली 2 फॉर्म का यूज ज्यादा है, हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं. PV इज इक्वल टू NRT और PM इज इक्वल टू DRT. ये दोनों चीजें बहुत बार पढ़ चुके हैं. तीसरी जो चीज है दैट इज PM इज इक्वल टू DKT. ठीक है, इसका यूज थोड़ा कम है. यहां पे स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल and D is basically what? Density. K is your Boltzmann constant. I hope आपको चीजें समझ आ गई हो आज के लेक्चर में. आज के लेक्चर में हमने काफी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स पढ़े, क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़े. कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े? यूडोमेट्री, ठीक है, वेपर डेंसिटी, एंड द थर्ड टॉपिक वाज मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन. आज का सेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइड ज्यादा था, बट देखो सीखना तो है ना, पूरी की पूरी 11th 12th सारी सीखनी है. तो इसमें कुछ टॉपिक्स आसान होंगे, कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होंगे, दोनों ही सीखने हैं, दोनों टाइप के टॉपिक सीखने हैं. ठीक है, तो पैनिक वाली सिचुएशन में नहीं जाना है. ठीक है, दोनों तरीके के टॉपिक सीखने हैं. एंड आगे की क्लासेस प्लीज अटेंड करते रहिए. ठीक है, दैट्स हाउ यू विल एक्चुअली ग्रो इन दिस. ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय.